दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 4 अगस्त को सारे के सारे एसएससी वाले टीचर व छात्र, उनकी एक ही उम्मीद थी कि हम मंत्रालय जाएंगे डीओपीटी और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे और मंत्री जी ने बुलाया भी, गए भी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, कल की बात के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार 4 अगस्त को क्या-क्या हुआ। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के थ्रू जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबको नमस्कार, धन्यवाद। और कल जो था बेसिकली हमारा 31 जुलाई का था दिल्ली चलो का प्रोटेस्ट, केवल टीचर्स के लिए था। उसके बाद हमने 1 जुलाई को मेरे पास एक कॉन्टैक्ट आ गया था कि डीओपीटी मिनिस्ट्री आपको बुला रही है, आप मंडे को आ जाइए। वो डायरेक्ट मेरे पास एक कॉन्टैक्ट आया था। तो उसके बाद हम सोमवार यानी 4 तारीख को कल डीओपीटी मिनिस्ट्री गए थे और हमारा पहले से जो शेड्यूल था प्लान, उसमें अभिनय सर थे, नीतू मैम थी और 1-2 टीचर होते। तो इस तरह से प्लान था और हमने अपनी बाकी डिटेल्स भेज दी थी जो वहाँ पे रिक्वायर्ड रहती हैं। तो हमारा जो मुलाकात का समय था वो था जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं मंत्री साहब के, उनके साथ शायद पंकज दीक्षित जी नाम उनका। तो हम उनके पास गए 12 बजे के आसपास और उनके साथ लगभग 1 घंटे के आसपास हमने बात की, एक-एक मुद्दे को समझाया। मेन प्राथमिकता हमारी रेलवे की थी कि रेलवे में ये इश्यूज़ हैं। अभिनय सर जो थे वो एसएससी के मुद्दे को उठा रहे थे। तो इस तरह से हमने 1 घंटे में एक-एक चीज़ को बिंदुवार तरीके से उठाया और उसमें उनको वो सारी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद हम करीबन 2:30 बजे वहाँ से डीओपीटी मिनिस्ट्री से बाहर आने लगे। तो बाहर आ गए थे और हम करीबन 15 मिनट पैदल चलने के बाद पूरी तरह बाहर हो चुके थे मिनिस्ट्री से। जी। तो इन बिटवीन मेरे नंबर पे ही दोबारा कॉल आया, क्योंकि मेरा ही वो लिंक था। तो मेरे ही नंबर पे वो दोबारा कॉल आया और उस कॉल में मुझे बोला गया कि डीओपीटी मिनिस्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं, राकेश यादव जी, आप वापसी आ जाइए। तो मैंने कहा सर ठीक है, अभी 15 मिनट में तो हम आ जा रहे हैं 15 मिनट में बाहर। तो फिर हम तुरंत की तुरंत वापसी डीओपीटी मिनिस्ट्री में गए। बाकी जितने मेरे टीचर्स थे मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया कि आ जाइए, मुझे इस तरह से फ़ोन आया है, बुलाया है। वो इन मीनवाइल वो सारी बातें हुई। फिर हम मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ बैठे। वो करीबन समय होगा शायद 3:15 बजे के आसपास का, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। 3:15 बजे के आसपास हम उनके साथ बैठे उनके ऑफिस में। काफ़ी बड़ा ऑफिस था। उस ऑफिस में एक टेबल थी जिस पे करीबन 30-35 कुर्सियाँ लगी हुई थी। उसमें सबसे बीच में बैठे थे मंत्री साहब। इस हाथ पे जो बैठे थे वो एसएससी चेयरमैन बैठे थे। इस हाथ पे जो थे वो पर्सनल सेक्रेटरी साहब बैठे थे। देन इन सारी बातों के बाद जो पहली चीज़ स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा कि अभिनय सर को कहा कि ठीक है आप अपने मुद्दे बताइए। तो अभिनय सर ने सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात बताते चले गए और जो उनके पीएस साहब थे और जो मंत्री साहब के बगल में जो एसएससी चेयरपर्सन बैठे, एसएससी चेयरमैन बैठे थे, वो एक एक पॉइंट को लिखते चले जा रहे थे। जो हम बोलते जा रहे थे लिखते चले जा रहे थे। फिर करीबन 28 मिनट का समय मेरा हुआ जिसमें मैंने रेलवे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करवाने स्टार्ट हुए। सारे डिस्कशन होते रहे। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब चेयरमैन साहब के पास सारे मुद्दे लिखित हो गए थे। फिर उन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया चेयरमैन साहब ने। इधर मंत्री साहब बैठे थे, इधर सामने हम लोग बैठे थे। तो चेयरमैन साहब एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जैसे पहला ही सवाल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये उठा के हमने ये कहा कि अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार डाल रहे हैं या दिल्ली के बच्चे का कर्नाटक सेंटर डाला हुआ है, तो फिर आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं। तो उनका सवाल का जवाब ये था कि नहीं, बेसिकली ये है कि टीसीएस ने सारी लैब्स कब्जा रखी हैं और एडीक्यूटी के पास लैब्स नहीं। तो हमने कहा कि जब लैब्स टीसीएस ने कब्जा रखी है तो फिर एडीक्यूटी को आपने टेंडर क्यों दिया है। तो फिर सवाल उठा कि आप लोग टीसीएस से फंडेड हैं। तो हमने कहा कि अगर टीसीएस से फंडेड होते तो रेलवे के जितने मैंने आपको 20-25 मिनट में मुद्दे लिखवाए हैं, बताए, ये सारे के सारे टीसीएस के मुद्दे। आप बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ आपको लगता है कि हमने टीसीएस को नहीं उधेड़ा यहाँ पे बैठ के। और हमें इस बात से क्या मतलब कि टीसीएस कराए या एडीक्यूटी कराए, एक स्टूडेंट को इस बारे में क्यों इंटरेस्ट हो। एग्जाम से ही होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट था एग्ज़ाम से। तो मंत्री साहब की बात जेन्युइन पॉइंट लगी। तो मंत्री साहब ने कहा कि ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए कि जो सेंटर्स हैं वो इतनी दूर नहीं जाने चाहिए। तो फिर बोले कि मंत्री साहब ने कहा कि देखो एक प्रॉब्लम चेयरमैन साहब की ये भी जेन्युइन है कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, सेंटर क्यों नहीं अवेलेबल है। जब दिल्ली के बच्चे को आप जम्मू भेज रहे हो और जम्मू के बच्चे को आप दिल्ली भेज रहे हो तो इसका मतलब सेंटर तो दिल्ली में भी अवेलेबल है और सेंटर जम्मू में भी अवेलेबल है।
और जब आप एक बच्चे से प्रीफेंस भरवाते हैं तो उस प्रीफेंस में आप उसके उन 3 प्रीफेंस में क्यों नहीं देते सेंटर, इतना दूर क्यों भेजने लग रहे हैं? और आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान के बच्चे को अंडमान फेंकने से आपकी ये समस्या रिप्रेजेंट हो रही है? तो उन्होंने इस बात को समझा और चेयरमैन साहब को लिखवाया कि नहीं यहाँ गलत हो, इसको ठीक करो। फिर बात आई कि अभिनय सर ने कहा कि सर जिस हिसाब से ये एसएससी चेयरमैन साहब से पूछा गया डिप्टी मंत्री ने कि कितने बच्चे थे अभी जिस एग्ज़ाम में गड़बड़ हुई, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे और 24 जुलाई से एग्ज़ाम था। तो फिर मैंने कहा सर कि चेयरमैन साहब ने अपनी खुद की बाइट में, मीडिया बाइट में कहा कि 53,000 से ज़्यादा बच्चों, 53,000 के आसपास बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि 5 लाख में अगर 53,000 प्रॉब्लम बच्चों को ये खुद बोलने लग रहे हैं, और ये तो वो प्रॉब्लम है जो ये खुद मान रहे हैं, ना जाने कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतने बच्चे हो रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स इन तक पहुँच ही नहीं रही हैं। और ये तो उन्हीं सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम सामने आती है जहाँ बच्चे विरोध कर देते हैं और वीडियो बन जाती है। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ बच्चों की प्रॉब्लम होती है लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते हैं। तो फिर मंत्री साहब ने कहा कि ऐसा है कि आपने 53, जब बहस ज़्यादा होने लगी तो चेयरमैन साहब को कहा आपने 53,000 दिए, बताए प्रॉब्लम, अगर ये राकेश जी 53,000 एक भी प्रॉब्लम बताते हैं तो उस एक को भी शामिल करो। तो फिर ये सॉल्यूशन निकला कि जो चेयरमैन मान रहा है प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम लो, जो आप बता रहे हो अलग से सेंटर्स पे जिन जिन पे, वो उनकी लिस्ट दो। मैंने कहा साहब हम तो लिस्ट दें लेकिन दे किसको, इसका रास्ता बताओ आप। अब वहाँ पे ना चेयरमैन से जवाब बन रहा था ना किसी और से, तो मंत्री साहब ने पूछा कि बताओ कैसे आपको ये अप्रोच करें। तो चेयरमैन ने कहा कि मैं इनसे बात क्यों करूं, ये कौन है, ये टीचर्स है, मैं स्टूडेंट से बात करूंगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप स्टूडेंट से बात करिए, हमसे मत करिए बात, लेकिन स्टूडेंट आपसे बात कैसे करे उस बात का जवाब दीजिए। तो फिर कोई समाधान है नहीं। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेल करते हैं। मैंने कहा जी आप कितनी मेलों का जवाब देते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए पिछले 1 महीने में जो मेल आई हैं कितनी मेल आपके पास आई और कितने का रिप्लाई किया, एक का भी जवाब नहीं उनके पास। फिर मंत्री जी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको ये सिस्टम करना होगा कि ग्रीवेंस सेल प्रॉपर काम करे। किसी भी बच्चे की अगर मेल आती है तो सबसे पहले तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा कि हाँ आपकी मेल रिसीव हुई है। दूसरा आपको उसके लिए एक टाइम पीरियड देना होगा कि इस टाइम पीरियड में आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई और उसका टाइम निर्धारण अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से हमने कहा जी ऐसे नहीं बनेगी, आप आज निर्धारित करवा दो टाइम कि 3 दिन में प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो फिर चेयरमैन साहब वहाँ खेल गए, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कई ऐसी भी होती हैं जो टाइम लेती हैं, कई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो 1 घंटे में सोल्व हो जाती है। तो फिर वहाँ वो बात घूम गई, उन्होंने कहा कि ठीक है प्रॉब्लम के हिसाब से टाइम दो लेकिन आप हर एक बच्चे को बिल पे टाइम दो। ये मुद्दा हुआ। फिर हम अगले मुद्दे पर आए कि जो टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, आपने कैसे एग्ज़ाम, ये मेरा ही उठाया हुआ था क्योंकि हमारे ऐप पे इतने डाउनलोड है तो हमें पता है टेक्निकलिटी कैसे काम करती है। मैंने कहा सर आप 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले इंटरफेस चेंज करते हैं, आप टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, बिना हिट एंड ट्रायल के आप टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी काम करेगी ही नहीं। तो उस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि आप हमें ये क्यों सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा सर हम नहीं सिखा रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं एग्ज़ाम के और फिर एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट नहीं करा पा रहे, आपके प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं। ऐसा बोला। हाँ देखो मंत्री साहब की एक अच्छी चीज़ ये थी कि खुल के बोलने दिया। अदरवाइज मंत्री साहब क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों से जब भी हम मिले तो वो आवाज़ दबा देते हैं, उन्होंने रोका नहीं एक बार भी, जबकि इतनी आवाज़ बुलंद होती है और मेरा गला जो बैठा हुआ इसी वजह से कि वहाँ बिल्कुल खुल के हम बात कर रहे थे, मतलब 1 वे कम्युनिकेशन नहीं था। इधर से चेयरमैन साहब जवाब दे रहे थे तो इधर से मंत्री साहब भी सवाल दाग रहे थे, इधर से हम भी सवाल दाग रहे थे। तो मतलब कन्वर्सेशन मज़ा आ रहा था बात करने में कि फ्रूटफुल चीज़ें निकल रही हैं। और अगर इस तरह से अगर मीटिंगें हो जाएं और उस मीटिंग के पीछे इन लोगों की मंशा ऐसी ही हो तो मज़ा आ जाए। देखिए ये लोग नेता हैं, पहली बार मैं तो मिला था जितेंद्र सिंह जी से, तो पहली बार में जो उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि वाइब्स थी वो बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि एक मंत्री का पार्लियामेंट चलते हुए 2 घंटे 1.5-2 घंटे आपको टाइम देना अपने आप में बड़ा गेम होता है। और प्रॉब्लम को खुद काउंटर कर रहे थे वो, उन्होंने खुद बताया मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स आती हैं इन सारी चीज़ों का। तो कुल मिला के चेयरमैन साहब मतलब धीरे धीरे अपने गोले में खुद फंसते चले गए और उसे बाहर नहीं निकल पाए। फिर अगला इश्यू उठा के
मैंने उठाया कि सर ये कोर्ट केसेस का किसकी वजह से कोर्ट में चीज़ें चली जा रही हैं। उससे पहले हाँ, अभी ने सर ने एक सवाल उठाया कि सर आप 100 क्वेश्चन लेते हैं और 100 क्वेश्चन में आप 16 सवाल गलत दे देते हैं। तो चेयरमैन मंत्री जी ने कहा कि अगर 100 में 16 गलत दे रहे हैं तो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी बताएंगे। तो फिर हमने चेयरमैन को, मंत्री जी को समझाया कि सर अभी आप कहानी समझ नहीं रहे, आप सुनो तो सही। होता क्या है कि 100 में 16 क्वेश्चन गलत है और 16 के 16 हर एक सिंगल क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का 100 रुपये का खर्चा था। हर एक बच्चा 1600 रुपये दे रहा है इनको, और ये लोग कह रहे हैं कि उस पैसे से सड़कें बनती हैं। उसमें मंत्री जी मतलब पूछ गए सवाल, हाँ भाई किसने बोली ये चीज़, सड़कें बनती? हाँ। तो उन्होंने कहा जी मेरे सबऑर्डिनेट स्टाफ में कोई डायरेक्टर है, उन्होंने ये बात बोल दी है। तो मतलब कैसे हुआ, और तुम गलत सवाल के पैसे क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा जी कि जैसे इंग्लिश में कोई ग्रामर का क्वेश्चन है और उस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं तब वो करते हैं। तो मैंने कहा जी देखो साहब, ऐसा है 100 में से अगर आप 16 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं और पैनल के डिस्कशन के बाद आप मान भी ले रहे हैं कि 16 गलत है, तो आप मुझे बताइए इंटेंशन क्या है, 1600 रुपये लेने की है या पेपर ठीक कंडक्ट कराने की है? तो जितेंद्र सिंह जी ने मेरी तरह देख के कहा कि आप बताइए कि इसका समाधान क्या है। मैंने कहा सर समाधान ये है कि इन बच्चों से पैसे ना लिए जाएं 1 रुपया भी। फिर इधर से चेयरमैन साहब ने कहा जी अगर पैसे नहीं लेंगे तो ऐसे तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 30 के 30 लाख रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, फिर तो हम किसी को कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा जी ऐसा है, आप रिप्रेजेंटेशन लो 100 रुपये का, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 5 है और मैंने उसको रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा जी ये सवाल गलत है, और आपने मान लिया कि हाँ ये सवाल गलत है, तो उसके पैसे वापसी कर दो। मंत्री जी ने तुरंत इस बात को स्वीकारा कि बिल्कुल ठीक है, उसके पैसे रिफंड करो। गलती इसमें बच्चों की थोड़ी है कि नीचे पैसे दें, सब नीचे नीचे खेल रहे हैं, ऊपर के लेवल पे तो चीज़ें पता ही नहीं रहती। मंत्री जैसे लोगों को तो पता ही नहीं है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम्स है। वो तो लोग जब खुद सुनते हैं और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो देखो वो पॉलिटिशियन है, उनकी इतनी समझ है कि वो बातें पकड़ना जानते हैं। खुद समझ गए थे कि कहाँ कहाँ झोल हो रही चीज़ों में। इसके ये सब बातें पहली बार उनके सामने गई हैं? हाँ पहली बार हुई है, और 1.5-2 घंटे आप सोचो कि क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं। और ऐसा थोड़ी कि हमें पानी पिलाया गया वहाँ पे, हमें ना पानी पिलाया गया और ना हमें चाय के लिए पूछा गया, लेकिन वो अच्छी चीज़ थी कि 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। और हम भी कोई चाय पीने या पानी पीने थोड़ी गए थे वहाँ, हम भी सिर्फ इसलिए गए थे कि हमारे मुद्दे उठाए जाएं। तो आप सोचिए 1.5-2 घंटे एक सिंगल फ़ोन नहीं आया मंत्री साहब का, नॉट इवन ए सिंगल फ़ोन, किसी का फ़ोन नहीं। हमारे फ़ोन सबके बाहर जब्त हो गए थे, अंदर किसी का फ़ोन नहीं था। जो उनके अगल बगल में लोग खड़े हुए थे, 3-4 जो IAS होते हैं, कुछ और अधिकारी होंगे, मुझे उन बारे में पता नहीं है, सब लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें नोट डाउन कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें थी। उसका CPU, हाँ इसी मुद्दे को फिर आगे बढ़ते बढ़ते कोर्ट केसेज में हो गया कि सर इसी वजह से तो कोर्ट में गया है, और सर इसी वजह से इन्होंने 18 महीने से CPO का रिजल्ट ख़राब करा, वो आज तक CPO का रिजल्ट नहीं दिया। SSC CPO का इंग्लिश के टीचर है गोपाल वर्मा सर, ये उनकी मुहिम से रुकी हुई है। वो सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो ये उनकी मुहिम थी सारी शुरू की हुई कि भाई CPO का रिजल्ट क्यों नहीं। और उन्होंने ट्विटर ट्रेंडिंग किया, चेयरमैन साहब से मिले, बहुत सारा काम किया उन्होंने इस मुहिम पे। फिर क्या हुआ कि चेयरमैन साहब ने जवाब देना शुरू किया कि जी ये MP हैं, उन्होंने ये हाइट वाला इशू बताया, ये तो इतने में अभिनय सर ने कहा कि सर ठीक है, अगर मान लो 90 बच्चे हैं तो 90 बच्चों के लिए आप पूरों का रिजल्ट थोड़ी रोक लेंगे। 90 बच्चे में से 1 से 2 बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप उतनी सीटों पे रिजल्ट रोक लीजिए। भाई मान लो अगर 2000 सीटें हैं तो आप 1998 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, 2 सीटों का रोक दो। मंत्री साहब ने कहा कि नहीं पूरा निकालो। तो उम्मीद क्या है? नहीं लिखवाया, डेट लिखवाई, मंत्री जी ने खुद डेट लिखवाई, कितने दिन में रिजल्ट दे दोगे? तो बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। 7 दिन के अंदर? हाँ, अच्छी चीज़ें क्या थी कि बहुत सारी चीज़ों में टाइमलाइन डलवा दिया मंत्री साहब ने कह के। और वेटिंग लिस्ट वाला जो मुद्दा था उस पे SSC चेयरमैन साहब ने इनिशिएट कर दिया। ये जान के मैं भी हैरान था कि इन्होंने इनिशिएट कर दिया, और वो बहुत अच्छा मुद्दा था। मतलब हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये वेटिंग लिस्ट पे काम किए हैं, और अब SSC के पोर्टल पे होगा ये कि ऑटोमेटिकली बच्चा ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 से 100 रैंक के बच्चे हैं या 100 वैकेंसी हैं, और 1 से 20 पोस्टें हैं ऊपर टॉप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके नीचे मान लीजिए GST इंस्पेक्टर, तो टॉप 20 बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरेगा एग्जाम्पल के तौर पे, उसके अगले 20 भरेंगे GST इंस्पेक्टर हैं,
अब मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 21वीं, तो उसको मिला जीएसटी इंस्पेक्टर, चाहता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और पहले 20 बच्चों में से मान लेते हैं 18वीं रैंक का कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो कह रहे ऑटोमेटिकली पोर्टल पे क्या होगा कि जो 21वीं रैंक थी वो 20 पे आ जाएगी और 20वीं पे आते ही वो इनकम टैक्स ले जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वो सिस्टम के लिए उन्होंने हाँ भरी है, और नहीं हाँ भी नहीं भरी, उन्होंने खुद इसको बोला, बढ़ चढ़ के इनिशिएट किया, तो इसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू, क्योंकि इतने अच्छी चीज़ों के सीजीएल को पोस्टपोन को लेके जब ये मुद्दा चला कि अभिनय सर ने कहा कि आप सीजीएल पोस्टपोन कर दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैंने तो जो आप लोगों के मीडिया में सवाल उठाए थे वही सवाल उन पे दागे, क्या बस ये बता दीजिए कि आपको कौन कौन सी समस्याएं पता हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। उसका जवाब थोड़ी है भाई आपने कितने सेंटर्स बंद कर दिए, एक बार बता तो दो, कितने सेंटर्स को ब्लैक लिस्ट किया, कोई लिस्ट ही नहीं उनके पास। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। रेलवे पे ग्रुप डी का बताया कि सर 2018-19 के बाद आप 2024 में कहते हैं कि हम वैकेंसी निकालेंगे, अब 2025 अगस्त आ गया है, 4 अगस्त है, और सर अब एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पर। बोले स्टे कैसे लग गया? फिर उनको कहानी समझाई ITI वाली, और अब ये 10th क्लास वाली नॉन ITI वाली। मैं कहा जी 32,000 पोस्टें हैं, आपके डिपार्टमेंट ने खुद ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया हुआ है कि 2,74,000 सीटें खाली हैं, 1,74,000 तो केवल इस चीज़ की सीटें खाली हैं, और 32,000 सीटें वो हाई कोर्ट के केस में फंस गया। तो उस समय क्या हुआ कि रेलवे चेयरमैन अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अगर उस समय रेलवे चेयरमैन होता तो फिर मज़ा आ जाता। लेकिन अब हमारी इसी सप्ते में उन्होंने कहा है कि हम रेलवे से मीटिंग आप लोगों की करवाएंगे, तो दोबारा से मीटिंग, हाँ दोबारा मीटिंग होगी, 1 वीक का हमने टाइम दिया है, और वो जिस दिन मीटिंग होगी तो उस दिन हम रेलवे के मुद्दे इसी तरह 1 to 1 बैठेंगे। और बिहार में नवीन सर वगैरह हैं, उन लोगों की मैंने डिटेल्स पहले से भेजी हुई है मंत्रालय में, रेलवे मिनिस्ट्री में नवीन सर हैं, दीपक सर हैं, इन लोगों की डिटेल भेजी हुई। तो जैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये लोग टाइम निकाल के देंगे तो सीधे अपने बिहार के हमारे जो साथी अध्यापक हैं उनको वाया फ्लाइट मैं बुलाऊंगा दिल्ली, और मीटिंग में मैं उनको लेके जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि रेलवे की आवाज़ मैं अकेला ही वहाँ पे उठा रहा था। लेकिन आप विश्वास मानिए, मतलब गजब तरीके से, देखिए हमारा एक काम था कि हम अपनी बात रख दें, और वो बात रखने का गजब मौका मिला, जबकि हमें पहले ऐसे समझाया गया था कि आपको तब तक जवाब नहीं देना जब तक वो ना बोलें, बीच में ना। लेकिन क्या गजब का कन्वर्सेशन हुआ है। देखिए बाहर आके लोग लफेबाजी कुछ भी कर लें, आप एक मिनिस्टर के साथ बैठे हैं और वो मिनिस्टर भी पार्लियामेंट चलते हुए हमें टाइम दे रहा है, 1.5-2 घंटे का टाइम हमें मिला है कुल मिला के, उसमें सारे ही तो मुद्दे डिस्कस हो गए हैं, सारे मुद्दों पे। हाँ 2-2.5 घंटे बात हुई। नहीं 2-2.5 घंटे नहीं, 1.5 से 2 घंटे के बीच में। कारण क्या है कि हम टाइम नोट इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे फ़ोन सबके बाहर जमा हो गए थे। जब हम PS साहब से मिले थे तब फ़ोन हमारे पास थे, लेकिन जब मंत्री साहब से मिले तो सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि पार्लियामेंट ही है वहाँ पे अंदर, तो उसमें सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। अच्छा, स्टेनो का कल से एग्ज़ाम है, उसके ऊपर बहस हुई, तो उस पर मंत्री जी ने हमें ये जवाब दिया, चेयरमैन साहब ने कहा कि हम करा लेंगे, तो मंत्री जी ने कहा कि देखो आप लोग इस चीज़ पर सवाल मत उठाओ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो, अगर दिक्कत आती तो वो प्रॉब्लम आप बताओ। चेयरमैन साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, हम एग्ज़ाम करा देंगे। मैंने कहा साहब कैसे करा देंगे, 6 तारीख को एग्ज़ाम है, अब इन्होंने जयपुर सेंटर डाल दिया बच्चों का, और ये नहीं बता रहे कि जयपुर में एग्ज़ाम कहाँ है। मैंने कहा सर दिल्ली में सेंटर डल गया एक बच्चे का, आप कोई भी बच्चा पेपर देने जाता है तो वो पहले दिन कोशिश ये करता है कि मैं अपना जाके सेंटर देख लूँ कहाँ पे है। भाई दिल्ली कोई 2-3 किलोमीटर की दिल्ली तो है नहीं, दिल्ली में एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में 5 घंटे लग जा रहे हैं, इतना जाम होता है दिल्ली में। और हर बच्चा ये चाहेगा कि मैं पेपर वाले दिन परेशान ना हूँ, वो यही चाहता है कि मेरा जो सेंटर है मुझे पहले पता चल जाए तो मैं देख लूँ वहाँ जाके। मैंने कहा आप सेंटर तक नहीं बताते हैं, रात 11 बजे आप सेंटर बताएंगे, थोड़ी बात बनेगी। एक सेकंड। तो कुल मिला के हमारी जितनी भी मांगे थी वो सारी उन्होंने सुन ली, कुछ मांगों पर उन्होंने विचार नहीं किया। जैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर अभिनय सर ने पूरी ताकत झोंक दी, जो एज वाला था, एज रिलैक्सेशन वाला, उस पर पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उस पर वही उन्होंने घुमा दिया बात को कि इससे बेसिकली मंत्री साहब तो चाहते थे चीज़ें, लेकिन चेयरमैन साहब उस बातों को थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे थे कि इससे इन पे इम्प्लीकेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन
हमने सारी चीज़ें पहली बात तो लिखित रूप में वहाँ सबमिट की हुई हैं, ठीक है, और हमें वक्त दिया गया हर एक चीज़ का। लेकिन मैं फिर अपने सभी बच्चों को एक बात कहता हूँ, अभी हम नेताओं से मिले, नेताओं की बात कितनी सच्ची होती है ये तो हमें आने वाले 7 दिन में पता चलेगा। अगर ये मांगें जो मानी हैं और ये सच मायने में लिखित रूप से हो जाती हैं तो ये अच्छा स्टेप होगा। और ये जो एग्ज़ाम रिफॉर्म की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई होगी। आपको कई बार इस पॉजिटिव माइंडसेट से भी रहना होगा कि हर वक्त आप मतलब युद्ध नहीं चाहेंगे, आपको कभी ना कभी शांति से बैठ के बात भी करनी पड़ेगी। और जब बात करते हैं तो हमें सामने वाले का पक्ष भी सुनना होता है। अगर उन्होंने हमसे समय बोला है, 7 दिन हमें बोला है, तो एक पढ़े लिखे युवा के नाते हमें 7 दिन इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि 7 दिन में ऐसा थोड़ी होगा कि हम मर जाएंगे या पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा 7 दिन में। जो कुछ बच्चे विरोध कर रहे हैं, कुछ टीचर भी विरोध कर रहे हैं कि अभी होना चाहिए था, हाथ के हाथ नोटिफिकेशन आना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि उस स्तर पर हम 7 दिन का टाइमलाइन बोल के आए हैं, उनकी तरफ से 7 दिन का टाइमलाइन आया है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़े लेवल पर जिद की गई, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से लेके रेलवे के चेयरमैन को अभी बुला दीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने सब चीज़ों के लिए कहा कि 1 वीक का तो टाइम दीजिए, इसी वीक में आपकी मीटिंग करवा देंगे। तो हमें लगता है जब इतने बड़े मंत्री ये चीज़ कह रहे हैं तो हमें सुन लेनी चाहिए। मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि अभिनय सर ने जो लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए, वो आम लड़ाई नहीं है। जिस लेवल पे वो एफर्ट कर रहे हैं, और रोज़ हमारा 8 बजे सोने वाले आदमी 3-3 4-4 बजे आ रहे हैं। कुछ टीचर नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको मनाने जाओ। मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितनी मतलब हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। लेकिन हम आपको वो चीज़ें बताते नहीं हैं क्योंकि उसका कोई अर्थ भी नहीं रहता बताने का। लेकिन आपको 6-7 दिन तो इंतज़ार करना ही चाहिए, उसमें ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उसके बाद जो करना है वो करेंगे। 6 तारीख का जो मामला था वो क्या है सर? वो तो कैंसिल हो गया होगा? हाँ, वो 6 तारीख की पुलिस ने जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी है। और अगर वो परमिशन होती तो हम कर पाते, लेकिन अगर उन्होंने कैंसिल की, कल ही कैंसिल करी, मॉर्निंग में कैंसिल आया था कि भाई जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरीके के लिए हमें वक्त चाहिए 10 दिन का, ऐसा कुछ था। मैंने पढ़ी नहीं है वो, लेकिन अभिनय सर ने पढ़ी थी। तो वो कैंसिल हो गई। तो जब कैंसिल हो गई तो मुझे नहीं लगता कि इलीगल वे हमें अपनाना चाहिए। हमें कोई पुलिस से लड़ाई तो करनी नहीं है भाई। पुलिस हमारे खिलाफ तो है नहीं, पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए, उस कानून व्यवस्था का फ़ायदा हमको ही मिलता है, सबको मिलता है। तो और जब हमारी जो पहली मांग थी, हम 31 जुलाई को भी क्या मांग लेके गए थे कि हमारी डीओपीटी मंत्री से मुलाकात कराओ, और उनके साथ 1 to 1 हमारा डिस्कशन हो। तो इतना टाइम दे दिया और सारी बातें सुन ली। अब गेंद पूरी तरीके से उनके पाले में है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की उसको फॉलो कितना कर देते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, नेता है, हो सकता है एक भी कमिटमेंट फॉलो ना करें। तो 7 दिन में ऐसा थोड़ी है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे। मुलाकात करके लगा है मंत्री साहब से कि पॉजिटिव जो उनका सुनने का तरीका था, आप लोगों को हाँ, मौका दिया है। मुझे बस उसी चीज़ की खुशी है कि एक मिनिस्टर आपको 1.5-2 घंटे का टाइम दे दे रहा है और इतना लंबा वार्तालाप हो रहा है और 1 to 1 डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ जिसमें 2 वे 3 वे कम्युनिकेशन लगातार क्रॉस चलते गए और एक भी पॉइंट पे, बल्कि पीएस साहब तो कह रहे थे कि थोड़े से एडिकेट में रहो, इतना मत करो, लेकिन मंत्री साहब ने 1 सेकंड भी नहीं रोका। क्योंकि जहाँ जहाँ उनको लग रहा था जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन्होंने खुद हमारे साथ सवाल उठा दिए उन चीज़ों पर, तो इक्वली सपोर्ट कर रहे थे।